अस्सलाम वालेकुम। पिछले टॉपिक में हमने आईटी सर्विसेज के डिज़ाइन और प्लानिंग के मुतालिक बात की थी। तो आज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्राइमरी सर्विसेज कौन सी हैं। बुनियादी तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी आईटी सर्विसेज हो सकती हैं जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। लाइक HRMS है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। अकाउंटेंसी की जो ना वो सर्विसेज हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट के या एनालिटिक्स की सर्विसेज भी हो सकती हैं। कुछ सर्विसेज जो ऐसी होती हैं कि जिनसे यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके जो बुनियादी तौर पे यूजर्स उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि वो जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं आईटी के उनकी ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हम बुनियादी तौर पे कुछ सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे के बारे में बात करेंगे कि उनको हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट किस्म की गाइडलाइंस क्या हैं, और फिर हम इनको वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशंस के मतलब भी बात करेंगे। हमारी जो लैब की टॉपिक्स की सीरीज़ है उन लैब्स में हम इन सारी सर्विसेज को डिप्लॉय करेंगे एक्चुअल होस्ट के ऊपर और उनको एक्सेस भी करेंगे, टेस्ट करेंगे और जो इस हवाले से जो डिफरेंट किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके मतलब भी बात करेंगे। तो जिन सर्विसेज को हम कवर करेंगे वो बुनियादी तौर पे उसमें सबसे पहले DHCP सर्विस है जो कि बुनियादी तौर पे जिससे यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं या मोबाइल्स हैं, उनके लिए IP एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करती है। इसके अलावा और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो ये कॉन्फ़िगर करती है। तो इसके बाद DNS सर्विस है। इसमें भी हम आमतौर पे डायरेक्टली जो ना वो यूज़र्स जो ना इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि ये बैकएंड के ऊपर जो ना वो रन कर रही होती है, जिसमें जो कॉमन नेम्स के ज़रिए से डिफरेंट हॉस्ट या डिफरेंट सर्विसेज को हम एक्सेस करते हैं। फिर नेटवर्क टाइमिंग प्रोटोकॉल है। ये बुनियादी तौर पे जो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर जो टाइम होता है, क्लॉक होता है, उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा वेब सर्विस होती है। वेब सर्विस के ऊपर जो ना मुख्तलिफ किस्म की जो ना वो एप्लीकेशंस रन कर रही हो सकती हैं, जैसा कि हमने HRMS की बात की, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस की बात की। इसके बाद फिर हम फाइल शेयरिंग की सर्विस के मतलब बात करेंगे। फाइल शेयरिंग बेसिकली ये कि डिफरेंट यूज़र्स जो ना वो किस तरह से अपनी फाइल्स को या डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं सिक्योरली। फिर हम SSH सर्विस के मतलब भी बात करेंगे। बेसिकली SSH सर्विस के मतलब हमने ऑलरेडी बात की है, जिसमें हम जो रिमोट मशीन्स होती हैं उनको किसी सर्वर सेंटर से या सेंट्रल लोकेशन से एक्सेस करते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो ये ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं या डिलेज होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए यूज़फुल सर्विस होती है। तो आज हम जो ना सबसे पहले DHCP सर्विस के मतलब बात करते हैं, जो कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो बुनियादी तौर पे जो डिफरेंट किस्म के डेस्कटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स या मोबाइल्स वगैरह होते हैं या सर्वर्स होते हैं, उनको IP एड्रेसेस जो ना एलोकेट करते हैं। इसके अलावा इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट गेटवेज की इन्फॉर्मेशन भी जो ना वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और DNS सर्वर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज़ अ नेटवर्क सर्विस that enables host computers to be automatically assigned settings from a server as opposed to manually configuring each host. अब ये है कि जो डायनामिक DHCP की सर्विस है वो बेसिकली एक नेटवर्क सर्विस है जो कि मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर्स को की जो ना मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करती हैं, एलोकेट करती हैं और उनको कॉन्फ़िगर कर सकती हैं, जो कि आम तौर पे
जिनको हम मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन DHCP के सर्विस के ज़रिए से हम उनको ऑटोमेटिकली जो ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं डिफरेंट होस्ट को बेस्ड ऑन देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनिशियली जो ना DHCP जो प्रोटोकॉल था वो RFC 2131 में जो ना वो डिफ़ाइन किया गया था, और उसके कुछ सालों बाद RFC 1541 जो ना वो उसने DHCP सर्विस को दोबारा से डिफ़ाइन किया था, और इस तरह से जो पहले वाली RFC थी वो उसको सुपरसीड कर दिया था RFC 1541 ने। तो RFCs जो है वो IETF की तरफ से मैनेज की जाती हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड्स डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमने पहले भी इसके मतलब बात की है। आमतौर पे जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं DHCP के आर्किटेक्चर में, वो तो एक तो यूज़र्स होते हैं, यानी कि जिनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, लाइक DHCP क्लाइंट्स हम उनको कहते हैं, जो कि DHCP सर्वर या नेटवर्क से इंटरेक्ट करते हैं और रेलेवेंट कॉन्फ़िगरेशंस को रिट्रीव करके होस्ट के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी जो है वो रिले एजेंट होते हैं, यानी कि रिले एजेंट बेसिकली ये होता है कि वो रिक्वेस्ट्स को रिसीव करते हैं और फिर वो सर्वर को आगे फॉरवर्ड करते हैं, और सर्वर से फिर रिस्पांस रिसीव करके फर्दर जो ना वो DHCP क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं, और DHCP क्लाइंट जो ना वो यूज़र की मशीन के ऊपर उन कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करता है। अब ये कि हमने DHCP क्लाइंट के मतलब बात की, तो DHCP client is an internet host using DHCP to obtain configuration parameters such as IP addresses. The basic steps that occur when a DHCP client requests an IP address from DHCP server are as below. सबसे पहले जो होस्ट यानी कि जिन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि DHCP क्लाइंट के लिए हमें कुछ DHCP सर्वर की इंफॉर्मेशन का जो ना वो पता होना चाहिए। तो जो होस्ट है या जो कंप्यूटर है वो बेसिकली एक DHCP डिस्कवर मैसेज जो ना वो सेंड करता है। ये आमतौर पे किसी स्पेसिफिक सर्वर या स्पेसिफिक IP एड्रेस के ऊपर असाइन नहीं किया जाता, सेंड नहीं किया जाता, बल्कि लोकली ब्रॉडकास्ट किया जाता है। यानी कि जो लैन के अंदर है, ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जितने भी होस्ट्स होंगे या सर्वर्स होंगे या डिफरेंट किस्म के यूज़र्स होंगे, वो सब इस रिक्वेस्ट को डिस्कवर को रिसीव करेंगे। और अगर कोई उसमें से DHCP सर्वर है लोकल, तो वो उसको फिर रिप्लाई करेगा। तो वो रिप्लाई जो ना देन इट विल कम एज ए यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है कि जिस होस्ट ने ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो ना वो सेंड की थी, सिर्फ उसी को रिप्लाई जो ना वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि DHCP सर्वर इसको दोबारा से ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, सबको नहीं मिलेगा, बल्कि जिसने सेंड की थी उसी को जो ना डिस्कवर मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। फिर ये है कि जब होस्ट को जो ना वो ऑफर DHCP की ऑफर जो ना वो मैसेज रिसीव होता है, तो फिर वो DHCP रिक्वेस्ट को जो ना वो सेंड करता है, जो कि अगेन जो ना एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर जो ना सेंड की जाती है। जब DHCP सर्वर इसको जिसने पहले ऑफर सेंड की होती है उसके पास जो DHCP रिक्वेस्ट रिसीव होती है, तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट जो ना वो सेंड कर देता है, जिससे होस्ट जो ना इसको होस्ट को इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो ऑफ़र थी वो सेम DHCP सर्वर से हमें जो ना वो रिसीव हुई है, या इसका प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो गया है। वंस दिस ऑफर इज रिसीव्ड, तो होस्ट अपने जो लोकल PC की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डेस्कटॉप्स की कॉन्फ़िगरेशंस लाइक IP एड्रेसेस, गेटवे और DNS सेटिंग्स, तो उनको फिर वो कॉन्फ़िगर कर लेता है। इसमें यह है कि जो चीज़ DHCP सर्वर आमतौर पे ऑफ़र में जो चीज़ें शामिल होती हैं DHCP सर्वर की तरफ से, उसमें बुनियादी तौर पे IP एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, डोमेन नेम और लीज टाइम जो ना होता है कि कितनी देर के लिए IP एड्रेस जो ना वो पर्टिकुलर इस ऑफ़र में शामिल किया गया है। फिर ये कि DHCP क्लाइंट्स के जो ना वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं,
जिनको हम कन्फिगर कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। आमतौर पे ये ऑप्शंस जो ना वो लिनक्स सर्वर्स में भी कन्फिगर किए जा सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं, लाइक नेटवर्किंग के सिस्को के नेटवर्क राउटर्स या किसी और वेंडर्स के, उसमें डिफरेंट किस्म के हमें DHCP क्लाइंट के ऑप्शंस को कन्फिगर करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट किस्म के DHCP के ऑप्शंस जो ना वो अवेलेबल होते हैं। एक तो ऑप्शन 12 होता है जो कि जो क्लाइंट के नाम को जो ना वो स्पेसिफाई करता है। द नेम मे और मे नॉट बी क्वालिफाइड विद द लोकल डोमेन, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोकल डोमेन के अंदर सिग्निफिकेंट नेम हो या यूनिक नेम हो। उसके बाद फिर ऑप्शन 51 है, जो कि बेसिकली दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू यूज्ड इन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल DHCP डिस्कवर रिक्वेस्ट में, to allow the client to request least time for the IP addresses। इसी तरह से ऑप्शन 55 है, जो कि certain options जो है ना वो DHCP सर्वर की तरफ से रिक्वेस्ट में अलो करता है, उसमें ऐड करता है। इसी तरह से ऑप्शन 60 है जो कि वेंडर्स की कॉन्फ़िगरेशन का या वेंडर्स की आइडेंटिफायर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑप्शन 61 जो है उसमें भी हम क्लाइंट्स को कोई यूनिक आइडेंटिफायर जो ना वो असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और DHCP सर्वर्स यूज दिस वैल्यू टू इंडेक्स देयर डेटाबेस फॉर एड्रेस बाइंडिंग्स। दिस वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी यूनिक फॉर ऑल क्लाइंट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। फिर ऑप्शन 120 होता है जो कि आमतौर पे SIP के लिए, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल्स के क्लाइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और वो SIP सर्वर को जो ना वो उसको रेफर करता है या इसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से ऑप्शन 121 है विच इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर क्लासलेस स्टैटिक राउट्स। फिर ऑप्शन 125 है दैट इज़ यूज्ड फॉर यूज्ड बाय द DHCP क्लाइंट टू एक्सचेंज द वेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस जो ना वो DHCP क्लाइंट में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको सारे ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को कॉन्फ़िगर नहीं भी करते तो आपको जो DHCP ऑफ़र जो ना वो रिसीव होती है तो सर्टेन IP एड्रेस आपको डायनामिकली जो ना वो असाइन हो जाता है। लेकिन जो मोर डिटेल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या मोर डिटेल्ड डिज़ाइंस होते हैं उसमें इन ऑप्शंस को आपको मैनेज करना पड़ सकता है या इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। फिर जो रिले एजेंट होता है, बेसिकली हमने कहा कि ये सर्वर तो नहीं होता, लेकिन ये DHCP क्लाइंट से जो ना वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर एक पर्टिकुलर सर्वर को उन रिक्वेस्ट को वो फॉरवर्ड करता है। और वो सर्वर जो है वो रिले एजेंट को ही दोबारा से रिप्लाई बैक करता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स। तो रिले एजेंट का बेसिकली बीच में काम ही होता है कि वो एक इंटरमीडिएरी जो ना वो एजेंट जो ना वो एज ए एक्ट करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? इसकी मुख्तलिफ जो ना वो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि हमारा जो सर्वर है, DHCP सर्वर है, वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर लोकेटेड नहीं है। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करें, जिसको हम बुनियादी तौर पे अपने नेटवर्किंग के टॉपिक्स पे डिस्कस भी करेंगे, तो एक VLAN जो होती है वो सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होती है। यानी कि अगर आप एक मैसेज एक VLAN के अंदर जो ना वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो everyone will receive in the every host that is in the whether it is a host or it is a server जो कि उस VLAN के अंदर जो ना वो फॉल करता है तो वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट VLAN की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम पहली VLAN को VLAN 1 कहें और दूसरी को VLAN 2 कहें, अगर हमारा होस्ट ना VLAN 2 के ऊपर है बट दिस DHCP सर्वर इज ऑन द VLAN 1, तो उस सूरत में अगर हम हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो यूज़र्स हैं वो अगर DHCP की डिस्कवर के की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स DHCP सर्वर को तो वो रिसीव नहीं होगी बिकॉज इट इज़ इन ए डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन।
इस मकसद के लिए रिले एजेंट्स जो ना वो यूज़ किए जाते हैं। रिले एजेंट्स बेसिकली ट्रांसफर्स द DHCP मैसेजेस फ्रॉम DHCP क्लाइंट्स लोकेटेड ऑन a subnet विदाउट ए DHCP सर्वर टू अदर सबनेट्स। इसमें अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो हमारे पास क्लाइंट है, रिले है और सर्वर है। ये तीन किस्म के कंपोनेंट्स जो ना इसमें होते हैं। तो जो क्लाइंट होता है वो एक डिस्कवर का मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जो कि रिले एजेंट को रिसीव होता है, और फिर रिले एजेंट जो ना वो एज ए यूनिकास्ट जो ना वो सर्वर को बुनियादी तौर पे ये मैसेज सेंड करता है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिले एजेंट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद सर्वर ऑन ए ब्रॉडकास्ट डोमेन बट इट इज सेंडिंग ए यूनिकास्ट मैसेज, जिससे ये कि इसका मतलब है कि रिले एजेंट को सर्वर की DHCP सर्वर की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है या कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होता है जिसके ज़रिए से वो सर्वर्स को DHCP सर्वर्स को जो ना डिस्कवर कर सकता है और अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। जब ये डिस्कवर मैसेज जो है ना वो सर्वर को मिलता है तो सर्वर जो ना अगेन रिले एजेंट को एज ए यूनिकास्ट के तौर पे जो ना अपनी ऑफर भेजता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, ऑफ कोर्स जिसमें IP एड्रेस और उसका लीज टाइम होता है। तो वो रिले एजेंट को रिसीव होती है और रिले एजेंट फिर जो क्लाइंट को जो ना वो सेंड कर देता है। बाकी प्रोसेस जो ना वो इसी तरह से जो ना वो कंटिन्यू होता है कि रिक्वेस्ट जो ना वो ब्रॉडकास्ट की जाती है और रिक्वेस्ट जो ना वो सर्वर पे मिलती है और उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट वगैरह भी उसको जो ना वो क्लाइंट की तरफ सेंड कर देता है। तो ये असल में बुनियादी तौर पे एक प्रोसीजर होता है कि जिसमें पहले डिस्कवर का मैसेज सेंड किया जाता है और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट का मैसेज जो है सेंड किया जाता है और फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव होती है सर्वर्स की तरफ से। तो रिले एजेंट इज जस्ट एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। फिर यह है कि जो DHCP सर्विस है उसमें computers configured to be DHCP clients have no control over the settings they receive from DHCP server and the configuration is transparent to the computer users। तो बुनियादी तौर पे जो DHCP सर्वर होता है वो जैसे कि हमने जो प्रोसेस हमने लास्ट टाइम जो ना जो डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट को 4 स्टेप्स को फॉलो किया था, वो इस तरह से कि क्लाइंट जो ना वो DHCP सर्वर को डिस्कवर करता है, फिर DHCP सर्वर जो ना वो ऑफर सेंड करता है और क्लाइंट जो ना वो IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके बाद फिर एक्नॉलेजमेंट के ज़रिए से ये कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। तो अगर यानी कि हम ये देखें कि बुनियादी तौर पे क्लाइंट और सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस में ये डायरेक्टली आमतौर पे कम्युनिकेट करते हैं और इसमें किसी किस्म की इस केस में यूजुअली ये है कि जो DHCP सर्वर है वो सेम जो ना ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आमतौर पे मौजूद होता है। अब ये कि जो हम ये देखते हैं कि कौन सी जो ना वो सेटिंग्स होती हैं जो DHCP सर्वर DHCP क्लाइंट्स को जो ना वो प्रोवाइड करता है। इस हवाले से अगर हम देखें तो इसमें IP एड्रेस है और उसका जो सबनेट मास्क होता है वो इंफॉर्मेशन होती है और दूसरी IP एड्रेस ऑफ द डिफ़ॉल्ट गेटवे टू यूज़ है और IP एड्रेस ऑफ द DNS सर्वर। तो ये बेसिक 3 किस्म की इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि DHCP सर्वर जो है ना वो DHCP क्लाइंट को कन्वे करता है, यानी कि वो सेंड करता है। और DHCP क्लाइंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोकल होस्ट को या जिस सर्वर के ऊपर वो जिस मशीन के ऊपर वो रन कर रहा है उसको कन्फिगर कर दे मुख्तलिफ यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हुए। फिर यह है कि DHCP सर्वर कैन ऑल्सो सप्लाई कन्फिगरेशन properties such as a host name, domain name, time server, print server, जैसे कि हमने डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस की भी बात की थी इससे पहले क्लाइंट के ऑप्शंस पे। लेकिन यह है कि DHCP सर्वर में और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके ज़रिए से हम ये इंफॉर्मेशन है वो अपने डिज़ायर्ड क्लाइंट्स के ऊपर या डिज़ायर होस्ट के ऊपर जो नाम कन्फिगर कर सकते हैं। इसके हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स देखेंगे लैब सेशंस के अंदर कि हम होस्ट नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं,
डोमेन नेम किस तरह से असाइन कर सकते हैं, फिर डीएनएस सर्वर्स और टाइम सर्वर्स या प्रिंट सर्वर्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीएचसीपी के ज़रिए से। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, डीएचसीपी सर्विसेज जस्ट ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। अगर हम डीएचसीपी सर्विस को यूज़ नहीं करते तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। दिस मीन्स दैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ टू गो टू द ईच एंड एवरी यूजर मशीन and configure the different parameters that we have discussed now, but the DSP service is going to automate all this process. और इसके अलावा the advantage of DHCP is that any changes to the network such as a change in the DNS server address only need to be changed at the DHCP server, and all network hosts will be reconfigured the next time their DHCP clients poll the DHCP server. यानी कि of course this is a very much very interested benefit of the DHCP servers कि अगर तो हमने स्टैटिकली या मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी की हुई हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, उनके डेस्कटॉप पीसीज हैं, अगर हम मैनुअली करेंगे तो ऑफ कोर्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट्स नॉट फिजिबल। तो हमने डीएचसीपी सर्विस को जो ना वो यूज़ करते हैं इसको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। फिर ये है कि हमारी अगर आईपी एड्रेसेस या नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होती हैं, लाइक हम जो ना डीएनएस सर्वर्स को चेंज करना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट गेटवेज को चेंज करना चाहते हैं किसी वजह से, आई मीन देयर कुड बी मैनी रीजंस ऑफ दी चेंजेस इन दी आईपी एड्रेसेस और द डिफरेंट ऑप्शंस। तो सूरत में ये है कि हमें वी डोंट नीड टू गो अगेन ऑन दी hosts and configure them with the new address information or the new options information. Instead of we just go to the DHCP server and configure there, और clients जो ना वो जितनी भी updated information है उसको फिर fetch कर लेते हैं। इसके अलावा as an added advantage, it is also easier to integrate new computers into the system as there is no need to check for the availability of the IP address. Conflicts in IP address allocations are reduced. फिर यह है कि DHCP server can provide configuration settings using the following methods. पहला तो ये है कि उसमें हम जो ना वो मैनुअल एलोकेशन जो है वो डिफाइन करें, जो कि मैक एड्रेस के साथ जो ना वो आमतौर पे एसोसिएटेड होती है। यानी कि हम उस कॉन्फ़िगरेशन में एक मैक एड्रेस जो है वो असाइन कर देते हैं और फिर कहते हैं कि इस मैक एड्रेस को ये वाला आईपी एड्रेस जो ना वो असाइन किया जाएगा या फिर इस पूल में से असाइन किया जाएगा। इसमें ये होता है कि आइडेंटिफाई द यूनिक हार्डवेयर एड्रेस ऑफ ईच नेटवर्क कार्ड and supplies a constant configuration each time a DHCP client makes a request to the DHCP server. Ensures that a particular address is assigned automatically to that network card based on its MAC address. यानी कि हम MAC address उसको अगर मैनुअल एलोकेशन कर रहे हैं तो हम अपनी रिक्वेस्ट के अंदर जो ना वो एक तो यह कि DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस MAC एड्रेस को कौन सा आईपी एड्रेस देना है, और दूसरा ये कि जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें मैक एड्रेस को सेंड करना पड़ेगा अपनी रिक्वेस्ट में जब हम DHCP सर्वर को सेंड करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि डायनामिक एलोकेशन होती है, जो कि बेसिकली जिसमें हम DHCP सर्वर के ऊपर एक पूल जो ना वो आईपी एड्रेसेस का असाइन कर देते हैं। लाइक हम एक सबनेट जो ना वो असाइन कर देते हैं और DHCP सर्वर जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस के ऊपर आईपी एड्रेसेस उस पूल में से असाइन कर देते हैं। इसके बाद जो ना वो ऑटोमेटिक एलोकेशन भी है, जिसमें DHCP ऑटोमेटिकली असाइंस एन आईपी एड्रेस परमानेंटली टू अ डिवाइस, selecting it from a pool of available addresses. Usually DHCP is used to assign a temporary address to client, but DHCP server can allow an infinite lease time. यानी कि अगर हम डायनामिक एलोकेशन की बात कर रहे थे और ऑटोमेटिक एलोकेशन की, दोनों में डिफरेंस ये है कि डायनामिक एलोकेशन में जो लीज टाइम है वो उसका जो ना वो उसकी पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, सर्टेन टाइम के लिए इसको एलोकेट किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक एलोकेशन में इसको परमानेंट आईपी एड्रेस जो ना वो असाइन किया जाता है कि ईच टाइम उसमें वो आईपी एड्रेस जो ना वो एक्सपायर नहीं होता या उसका लीज टाइम जो ना वो ज़्यादा होता है। फिर अब हम देखते हैं कि बुनियादों पे DHCP सर्वर को लिनक्स के ऊपर हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं।
इस मकसद के लिए एक ISC-DHCP-सर्वर का पैकेज जो है ना वो अवेलेबल है, और उसको हम APT के ज़रिए से इंस्टॉल करते हैं। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये है कि DHCP के जो ETC फोल्डर के अंदर जो DHCP की सब डायरेक्टरी होती है उसमें कॉन्फ़िगरेशन DHCPD के नाम से मौजूद होती है, उसको आप बैकअप कर सकते हैं या फिर एक नई फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इसी नाम के साथ, और उसके फिर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लैब के सेशन में हमने जो ना डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है, लेकिन जो चीज़ें इसमें आमतौर पे जो होती हैं वो यहाँ पे शो भी की गई हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट लीज टाइम है, मैक्सिमम लीज टाइम है, और अथॉरिटेटिव, और इसके बाद जो ना सबनेट और उसका मास्क और उसकी रेंज, और ऑप्शन जो राउटर्स हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि राउटर्स जो ना वो जो डिफ़ॉल्ट गेट पे है वो इस IP एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट कर सकता है, और फिर डोमेन नेम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन जो ना हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं। तो स्टैटिक IP एड्रेस को जो ना वो असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले जो ना वो उसका जो क्लाइंट का जो ना मैक एड्रेस रिट्रीव करना होता है, हमें उसका चाहिए होता है। इस मकसद के लिए जिस होस्ट को आप एड्रेस एलोकेट करना चाहते हैं IP एड्रेस की मदद से या ifconfig की मदद से आप उसका जो ना वो मैक एड्रेस जो ना वो रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो ना वो इथरनेट इंटरफेस के ऊपर जो है लूप जो एक ENP6S0F0 इंटरफेस है, उसका जो है मैक एड्रेस 00:90:F5:B2:BD:CD, ये उसका जो ना वो पर्टिकुलर हार्डवेयर एड्रेस है या फिजिकल एड्रेस है। इसी तरह से जो दूसरा इंटरफेस है WLP5S0 जो कि बेसिकली इंडेक्स में थर्ड इंटरफेस है, उसका IP एड्रेस उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये IP एड्रेस जो ना वो रिक्वेस्ट में तो जाएगा ही जाएगा, बट इट हैज़ टू बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन दी सर्वर ऑल्सो। उस मकसद के लिए ये है कि हम होस्ट और मशीन आर्क मशीन के की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, जिसमें हम हार्डवेयर का इथरनेट एड्रेस यानी कि जो फिजिकल एड्रेस है या मैक एड्रेस है उसको डिफाइन कर देते हैं, और फिर हम फिक्स्ड एड्रेस जो है ना वो इसको असाइन कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि जैसे ही एक रिक्वेस्ट जो ना इस मैक एड्रेस से आएगी, बिकॉज वी आर इन दी ब्रॉडकास्ट डोमेन, अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है तो देयर शुड बी सम वे टू कॉन्फ़िगर दी मैक एड्रेसेस यूजिंग दी ऑप्शंस। जब हम ये कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं तो उसके बाद हमें DHCP सर्वर्स को जो ना रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हम सिस्टम कंट्रोल की जो ना वो कमांड यूज़ करते हैं, और DHCP सर्वर्स को हम जो ना वो रीस्टार्ट कर लेते हैं। और इसका स्टेटस चेक करने के लिए भी हमारे पास स्टेटस की ऑप्शन जो ना मौजूद होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगर अगर आप इसका स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तो ज़रूरी है कि आप इसका स्टेटस जो है ना वो IP एड्रेसेस को असाइन करने के लिए ज़रूरी है कि एक्टिव और रनिंग हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस जो ना वो फिगर के अंदर जो ना द करंट स्टेटस इज एक्टिव एंड रनिंग। तो फिर हम अब बात करते हैं कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं DHCP सर्वर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इसमें यह है कि अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ना वो फॉलो करेंगे तो हमें जो ना वो प्रॉब्लम्स बहुत कम जो ना वो फेस करनी पड़ेंगी, या फिर जो इश्यूज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वी नीड टू हैव एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एस्टैब्लिश्ड IP एड्रेसेस, यानी कि हमें हमारे पास जो IP एड्रेसेस जो ना हम जिनको असाइन करना चाहते हैं वो उनका हमें पता होना चाहिए कि कौन से IP एड्रेसेस, कौन सा नेटवर्क मास्क, और क्योंकि अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आमतौर पे एड्रेसेस जो है ना वो हायरार्की में जो ना असाइन किए जाते हैं, और जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनको हम फिर सबनेट्स में ब्रेक करके सबनेट्स में जो ना वो डिवाइड कर देते हैं। जब हम सबनेट्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी ब्रॉडकास्ट डोमेन्स भी जो ना वो चेंज हो जाती हैं।
So get an idea of number of IP addresses that are going to need to have IP address assigned. Remember that in today's network we are talking about more than just computers. I mean this makes sense. आमतौर पे जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सिर्फ कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप्स ही नहीं होते, बल्कि लैपटॉप्स भी होते हैं, मोबाइल्स भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से डिवाइसेस हो सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास हो सकते हैं, या इसके अलावा जो ना कुछ और किस्म के जो डिवाइसेस भी हो सकते हैं विच रिक्वायर्स दी आईपी एड्रेसेस। तो इन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए। मेक श्योर वी कंसिडर ईच एंड एवरीथिंग दैट विल कनेक्ट टू दी नेटवर्क। वाइप फोन्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें वाइप के ऑप्शंस को भी सेट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें जो ना मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को जो ना वो मद्देनजर रखेंगे और आईपी एड्रेसेस की असाइनमेंट या जो रेंज हम डीएचसीपी सर्वर के ऊपर असाइन करेंगे तो दैट विल बी उसमें इफेक्टिव कि उसमें जो ना जितने हमारे होस्ट या यूज़र्स या जिनको आईपी एड्रेस चाहिए वो अवेलेबल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस भी वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। कुछ बाद औक़ात ऐसा होता है कि सारे के सारे होस्ट जो ना या डिवाइसेस होते हैं ना वो एट ए टाइम जो ना वो अप नहीं होते। इस चीज़ को आप यानी कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू कैन गो इनटू द डिटेल्स, बट नॉर्मली ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर ऑपरेशन व्हेनेवर दे विल बी यूजिंग, आपको एक आईपी एड्रेस जो ना उस पर्टिकुलर होस्ट या उस पर्टिकुलर मशीन या उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए रिजर्व करना पड़ता है। फिर ये है कि अगर हम तो डायनामिक या ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं तो आमतौर पे किसी किस्म की डुप्लीकेशन या एड्रेसेस के कॉन्फ्लिक्ट्स जो ना वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो ना वो यूज़ किए हुए हैं, कुछ होस्ट को हमने स्टैटिक आईपी एड्रेसेस जो ना असाइन किए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। While you can use DHCP server settings to assign static reservations to the most devices, there will still be some devices on your network that need to keep the same IP address via manual configuration. And when creating DHCP scope, be sure to understand any IP addresses that are already being used with the manual configurations. और इस मकसद के लिए we can do a network scan or refer to network map to see the IP addresses that are already being used. तो ये जो अब वाइड ओवरलैपिंग है, यानी कि हमने बात की थी कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यूजर्स मैनुअली जो ना वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बाय देमसेल्फ और बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर स्टैटिक एलोकेशंस होती हैं जिसमें जो ना वो डीएचसीपी सर्वर ही एलोकेट करता है, बट इट एलोकेट्स ए फिक्स्ड आईपी एड्रेस। और उसके बाद जो ना वो ऑटोमेटिक जो ना वो एलोकेशंस भी हो सकती हैं। तो जो स्टैटिक एलोकेशंस हैं या मैनुअल एलोकेशंस हैं, अगर हमने उनको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया और जब हम एड्रेस की रेंजेस जो ना वो डिफाइन कर रहे हैं डीएचसीपी सर्वर के ऊपर, तो फिर एड्रेसेस की ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग की सूरत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट बोथ नेटवर्क डिवाइसेस बोथ दिस सिस्टम्स विल नॉट बी वर्किंग अगर कोई एड्रेस जो ना वो ओवरलैप करता है। फिर उसके बाद डीएचसीपी की सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इस हवाले से वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट अलोइंग अनवेलकम डिवाइसेस टू इन्फ्लेट आवर नेटवर्क। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी किस्म के भी डिवाइस को अगर कोई भी डिवाइस ना वो कनेक्ट करे तो उसको आईपी एड्रेस मिल जाए। दिस शुड बी नॉट अलाउड। इसमें सर्टेन कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ वेरिफिकेशंस होनी चाहिए बिफोर वी असाइन एन आईपी एड्रेस। क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखिए वाईफाई की सूरत में आमतौर पे नेटवर्क्स जो है ना वो सिर्फ